आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज हमारे कॉलेज में बीएड थर्ड सेम वाले बच्चों की फाइनल टीचिंग थी, जिसमें हमारी एक्सटर्नल मैम थी भारती मैम थी। यह नवयुग आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज से आई हुई थी और मैम को यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा और हमारे बच्चों से मिलकर भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि हमारे बच्चों ने बहुत ही अच्छी टीचिंग की है, जिसमें आर्ट्स है, सिविक्स है, कॉमर्स है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वाले बच्चे जो कि सारे एक साथ बैठे हुए थे और इनके मॉडल भी बहुत ही सुंदर हैं। आप वीडियो पूरी देखिएगा तो आप लोगों को भी लगेगा कि हमारे बच्चे कितनी अच्छी मेहनत करते हैं और कितने अच्छे तरीके से मॉडल बनाते हैं। और जहाँ बच्चों को कुछ बन नहीं रहा था, जैसे कहीं बीच में दिक्कत हो रही थी, तो मैम ने बहुत ही अच्छी तरीके से उनको समझाया कि किस तरीके से हम भविष्य में टीचर बनते हैं और बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, किस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए। मैम ने बहुत अच्छे से मोटिवेट किया और मुझे तो मैम से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। मुझे भी कुछ ना कुछ सीखने मिला कि यदि हम कहीं बाहर एक्सटर्नल के रूप में जाते हैं, यदि दूसरे कॉलेज में हम विजिट करते हैं, पूछते हैं, किसी बच्चों से वाइवा वगैरह लेते हैं, तो हमें किस तरीके के क्वेश्चन हमें बच्चों से पूछने चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के उत्तर में पंजाब, जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आता है। मैम कक्षा 8 में सामाजिक विज्ञान है, उसमें 3 पार्ट में डिवाइड है सामाजिक विज्ञान। एक भूगोल में है, एक हिस्ट्री में, एक पॉलिटिकल में। तो कक्षा 8वीं के बच्चों को मतलब भारत की ज़्यादा जानकारी नहीं थी और राज्य के बारे में उनको पता नहीं था कि कहाँ कौन सा स्थित है, इसलिए मैंने ये बनाया है। अच्छा, ये जो पढ़ा रहे हो इस प्रविधि का नाम क्या है? मतलब आप विधि प्रविधि तो जानते हैं, कौन सी मेथड यूज कर रहे हो बच्चों को पढ़ाने के लिए? ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो, मॉडल का और व्याख्यान विधि का। मॉडल और व्याख्यान विधि, इसको डेमोन्स्ट्रेशन भी बोला जा सकता है ना? कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। चलिए, अरे भाई साहब क्लास पढ़ो, बहुत अच्छा है। सेकंड कौन सा है? सेकंड दिखा दो। सेकंड में दिखा दीजिए, एक साथ हो जाएगा। एक्सप्लेन कर दो। हाँ। भारत के प्रसिद्ध कवियों का परिचय है। अच्छा, जीवन परिचय, ठीक है, बहुत अच्छी टॉपिक है, बताइए। कवि मैंने कुछ प्रमुख कवियों का परिचय दिया है, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी, महाकवि कालिदास जी, सुब्रमण्यम भारती जी, फिर यहाँ देखिए तो महादेवी वर्मा जी जो बहुत ज्यादा प्रचलित थी, ठीक है, और सरोजिनी नायडू और मिर्जा गालिब। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था 7 मई को 1861 में। कौन से पुस्तक के लिए नाम क्या है? किसके लिए उसे नोबेल पुरस्कार मिला था? यस, वेरी गुड, गीतांजलि, ठीक है, क्योंकि एक ही है जो लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इसलिए उसका किसके लिए? गीतांजलि। नेक्स्ट आप, ये सरोजिनी नायडू है ना? बोलिए इसके बारे में सब नाम बताइए। महादेवी वर्मा ने जो लिखी है, आपने शायद लिखा है ना? यस मैम, यह पद के साथ ही मेरा परिवार। बोलो, देख के बोलो, ये सब तो ना याद हो जाएगा। सम्मान प्राप्त हुआ था वो पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी। वेरी गुड। और इनकी रचनाएं थी पद के साथ ही मेरा परिवार, बहुत सी रचनाएं हैं, लेकिन मैंने इसमें 2-3 ही मेंशन किए हुए हैं। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट आइए। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर दिस टॉपिक, व्हाट इज द फॉर्म्स। फॉर्म्स मींस एक संगम कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारे टाइप के बिजनेस आते हैं। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप, जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है, फॉर ऑल द एक्टिविटीज he has to, no problem, skip. Yes ma'am. Next one is Hindu undivided family. Actually, when I was in 11th class, Hindu undivided family I have rated as Hindu family business. Hindu family business में जो मेन ओनर होता है वो कर्ता कहलाता है। कर्ता means head of the family, और उनके ही सारे डिसीजन बाकी सारे फैमिली मेंबर्स फॉलो करते हैं, और उसके बाद उनके जो पेयर होते हैं, उनके जो अधिकारी होते हैं, वो उस बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। इसके बारे में कंपनी को एक्सप्लेन करना चाहूँगी। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। लीगल एंटिटी मीन्स ये एक ऐसी लीगल एंटिटी होती है जिसको
इनके कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं जो कि अपना शेयर लगाते हैं। इसके बाद वो शेयर के अकॉर्डिंग ही अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं और इनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने 10,000 रुपीज़ बिजनेस में लगाया है तो उसकी लाइबिलिटी 10,000 रुपीज़ ही होगी। इसके बाद मैं कॉर्पोरेशन को कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉफिट अर्निंग पे ज़्यादा ध्यान ना देकर इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देकर कि हम किस तरीके से वेलफेयर कर सकते हैं, सोसाइटी की हेल्प कर सकते हैं। Past means the things which have already happened, present means the things which are going on, and future means the things or the actions which are going to be taken place in the future. When we talk about present tense, past tense and future tense, there are basically 4 subtopics which comes under these topics, which are simple Past perfect continuous tense. past perfect continuous. Just an example. Just example. Okay, so I would like to give the structure of this tense first. It is subject plus had. Just example. Only one example. I had completed my work. I had completed my work. That means past perfect. Past perfect. Past Perfect plus continuous. I had been completing my work since morning. Very good. Thank you so much. आपकी भी भाई आएगी तो आपको उनके क्लास में पसंद होगा ना। नेक्स्ट जैसा कि आज मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से मेरा टॉपिक है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था में जैसा कि जो धन से संबंधित होते हैं इसमें अपन को लाभ या हानि प्राप्त होती है। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, जैसा कि इसमें बताया गया प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि हो गया, मत्स्य हो गया, वानिकी हो गया, इस प्रकार की सेवाएं आती हैं। इसके द्वारा जैसे कि मत्स्य के द्वारा हम अनेक प्रकार के बिजनेस कर सकते हैं। कृषि हमारे भारत की एक प्रधान भूमिका निभाती है अपने भारत में कृषि। वानिकी हो गया, वाणिज्य से अनेक प्रकार की लकड़ियाँ औषधि आदि प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार द्वितीय क्षेत्र है, तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत हमारे में आता है उद्योग आता है। द्वितीय क्षेत्र जो होता है प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे मालों को कच्चे मालों को उद्योग में मतलब दूसरे प्रकार की वस्तु अनेक प्रकार के उद्योगों का निर्माण करता है, उसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करके उन्हें द्वितीय क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र को बेचता है। इसी प्रकार से तृतीय क्षेत्र है। तृतीय क्षेत्र जो होता है वो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के व्यक्तियों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि हो गया चिकित्सा हो गया, बैंकिंग सेवाएं हो गया, मॉल हो गया, मनोरंजन वगैरह की सेवाएं प्रदान करता है। वाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में जिसमें हम बोलने सुनने के लिए किसी व्यक्ति या पुरुष का उपयोग किया जाता है, उसके नाम का उपयोग किया जाता है, वहाँ पे पुरुषवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण कर रहे हो और क्या क्या मिलेगा है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में मैं मुगल साम्राज्य के बारे में बताना चाहती हूँ। मुगल साम्राज्य भारत के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों के नाम बताइए, बताओ। लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां किस साम्राज्य का शासक था? मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के बारे में कुछ बताएंगे? तो आज हमारे टॉपिक मुगल साम्राज्य के बारे में रहेगा। तो मुगल साम्राज्य का प्रथम शासक बाबर है, जो 1526 से 1530 शासन किया। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर ने दिया था, जो पानीपत 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद उसका पुत्र हुमायूं आया। हुमायूं जो 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और मुगल साम्राज्य का शासन किया। इसके बाद उनका पुत्र अकबर आया
इनका पुत्र अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया और इन्होंने ये ऐसे शासक थे जो हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों को समान प्यार दिया और सम्मान दिया। और इसके बाद आता है हमारा जहांगीर, जो उनका पुत्र था। इन्होंने जहांगीर का महल है और जहांगीर 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक शासन किया था। इसके बाद उनके बाद आता है पांचवें शासक जो शाहजहां हैं। शाहजहां ताजमहल का निर्माण करवाया था। उनने अपनी बेगम के लिए ताजमहल का निर्माण करवाया था। और इसके बाद अंतिम शासक 4 पुत्र थे औरंगजेब छोड़कर। उनके नाम जानते हैं? दारा, शुजा, मुराद, औरंगजेब। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, वर्ती वर्णों के 2 शब्दों से वर्णों से मिलकर बना है। संधि 2 वर्णों के निकटवर्ती मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो बोर्ड में डस्टर का एक लेफ्ट हैंड में डस्टर होना जरूरी होता है। आप अपना हाथ का यूज कर रहे हो, हमारा हाथ का जो तेल होता है ना उसमें लग जाता है, बोर्ड खराब हो जाता है। तो कोशिश करना डस्टर यूज करने की। ओके, जब भी आप लिखेंगे। और तीसरा विसर्ग। हाँ, ठीक है। जैसे ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं तो इसमें एक रूल्स होता है, है ना? आप लोग प्रैक्टिस टीचिंग में शायद ये प्रैक्टिस भी किया है। नॉट अकॉर्डिंग टू दिस उनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में पारसौली मथुरा उत्तर प्रदेश में हुई। उनके पिता का नाम पंडित रामदास था। उनकी माता का नाम जमुनादास था और उनके गुरु आचार्य वल्लभाचार्य थे। उनकी भक्ति कृष्ण भक्ति थी और ब्रह्मरूप सगुण की निवास स्थान श्री राम मंदिर था। ये कौन सी कक्षा के लिए आपने ये वाला लेसन प्लान तैयार किया है? सबको अलग अलग क्लास होता है ना कि हम 6वीं में पढ़ाएंगे, हम 7th में पढ़ाएंगे। आप ये कौन सी क्लास के लिए तैयार किया है ये लेसन प्लान? 7वीं के लिए। 7वीं में क्या है? आपने एमपी बोर्ड से देखा है? क्यों भाई हम आपसे पूछ रहे हैं? एमपी बोर्ड करके वो दिखा सकते हैं दुनिया को। वो देख नहीं पाते, दुनिया को देखा गया है, दुनिया उसे देखते हैं, अभी भी उसके परिचय जानते हैं, है ना? इसी से तो हमको शिक्षा मतलब क्यों पढ़ाया जाता है, इससे क्या शिक्षा मिलता है, ये तो सोचो। हम पढ़ाई का हमारे लक्ष्य होता है, तुम्हें पढ़ाने का लक्ष्य क्या है? राइट, जाइए नेक्स्ट आइए। देवनंदिनी शुरू कीजिए। छात्रों, मेरा नाम है देवेंद्र ब्राह्मण, मैं BA फर्स्ट सेम की छात्र हूँ। मैं भूगोल में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में छात्रों आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमें फल फूल सब्जियां कहाँ से प्राप्त होते हैं? पृथ्वी से। और फिर आप आंतरिक कोड से द्वारा क्या समझाना चाहते हैं? आंतरिक कोड में क्या रहता है? मैम, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। ऊपर से देखने से पृथ्वी की संरचना इस तरह दिखाई देती है और पृथ्वी की आंतरिक संरचना अंदर ये इस तरह दिखाई देती है। अच्छा मैम, पृथ्वी एकदम लास्ट में जो आंतरिक कोड लिखा है Yes, ये ma'am. पृथ्वी का एकदम अंदर है, Yes, ma'am. सेंटर में है। Yes, ma'am. और पृथ्वी की 3 परत है। सबसे फर्स्ट भूपट्टी, तीसरा है सेकंड है मेंटल, तीसरा है क्रोड। भूपट्टी पृथ्वी सबसे ऊपरी सतह है। इसमें महाद्वीप एवं महासागर स्थित हैं। ओके, आप नेक्स्ट सब्जेक्ट बोलिए। मैम, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण व भाव के नाम को बोध कराने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा,
जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की अभी नमस्ते, बीएड थर्ड सेम की छात्रा हूँ। आज हम ये मौलिक अधिकार के बारे में अध्ययन करेंगे। शुरू हो जाओ। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? मौलिक अधिकार एक साथ रहकर काम करेंगे। हाँ, मौलिक अधिकार कितना कितना है बताओ। मौलिक अधिकार 6 प्रकार। इसको थोड़ा सा ऐसा करो, खड़ा करो। हाँ, मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी का अधिकार। सेकंड वाला बोलो। सेकंड वाला क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। विरुद्ध नहीं आती यहाँ से। सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समानता का अधिकार से आप क्या समझते हैं? समानता का अधिकार मतलब सभी लोग एक साथ रहकर समानता के साथ कानून का। समानता मतलब कौन किस में समानता दिखा रहे हो? मतलब कुछ समझाओ। समानता किस बारे में? कानून धर्म की नहीं, समानता मतलब पुरुष स्त्री एक है। समानता गरीब निर्धन और जो अमीर है सब एक है ना? हम लोग जब पढ़ने आते हैं तो हम देखते कौन अमीर है कौन गरीब है? नहीं, सब एक साथ ही पढ़ाई करते हैं। इसको बोलते समानता है। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट हिंदी है। हाँ बोलिए। रस। रस, वेरी गुड, गुड टॉपिक। रस की परिभाषा काव्य को पढ़कर या सुनकर सीखने की जो हमारे हृदय में आनंद की अनुभूति मिलती है उसे रस कहते हैं। रस के अंग 4 होते हैं: विभव, अनुभव, स्थायी भाव, संचारी भाव। और रस के 10 प्रकार होते हैं: श्रृंगार रस, वीर रस, हास रस, क्रोध रस, भयानक रस, विभत्स रस, करुण रस, अद्भुत रस, वात्सल रस, शांत रस। कब हम समझते कि ये रौद्र रस है? कब हम समझते हैं कि ये रौद्र रस है? क्रोध आता है। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट है ये गुड आफ्टरनून क्लासमेट्स। आज मेरा टॉपिक है ज्वालामुखी, है ना? तो ज्वालामुखी जो है यह पृथ्वी के आंतरिक सतह में जो तरल पदार्थ होता है वह है ना, पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण उसका उद्गार होता है। तो उसको क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी, है ना? उद्गार होता है तो उससे जो तरल पदार्थ बाहर आता है, चट्टानें बनती हैं और जलवाष्प बाहर आता है, उसको क्या बोलते हैं? मैग्मा। क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी ये क्या है? ये ज्वालामुखी का क्या है? शंकु। ज्वालामुखी का शंकु। और यहाँ पे तरल पदार्थ भरा है उसको क्या बोलते हैं? मैग्मा, लावा या मैग्मा, है ना? मैग्मा। और यहाँ पे जो संरचना बन जाती है जिससे उद्गार होता है उसको क्या बोलते हैं? क्रेटर। क्या बोलते हैं? क्रेटर। तो कई जगह में पृथ्वी की जो सतह है उसमें छिद्र होता है, खुला हुआ भाग रहता है जिससे पृथ्वी के आंतरिक सतह में जो तरल है वह जलवाष्प उद्गार होता है ना? उसको ज्वालामुखी बोलते हैं। तो ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ज्वालामुखी? ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है ज्वालामुखी का सक्रिय ज्वालामुखी। कौन सा प्रकार है? पहला सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा प्रकार है
प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी। और तीसरा प्रकार है शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी। प्रसुप्त और सक्रिय में क्या अंतर है? प्रसुप्त ज्वालामुखी और सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी उस प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं जिनमें जो उद्गार है वो होते रहता है ना, जो लावा है वो निकलते रहता है। तो इसका उदाहरण है माउंट कोटोपैक्सी। प्रसुप्त के समझो। और प्रसुप्त ज्वालामुखी, इसमें कभी जो ज्वालामुखी है वो कभी कभी कभार उद्गार होता है और शांत हो जाता है, या फिर एक बार हो गया, या फिर कभी कभी होते रहता है, और ये लगातार होते रहता है। और शांत ज्वालामुखी जो एक बार भूतकाल में एक बार उसका उद्गार हो गया है और वह तृप्त अवस्था में रहता है, शांत रहता है, तो शांत ज्वालामुखी कहलाता है। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कौन से देश में पाया जाता है? सबसे ज्यादा ज्वालामुखी एक है, सबसे जो सक्रिय ज्वालामुखी उसका मेरे को प्रकार पता है मैम, इसके अंतर्गत एग्जाम्पल जापान में दिखता है, कोई जापान बात में। नहीं। आपने एक सब्जेक्ट पढ़ाई। जी। नेक्स्ट सब्जेक्ट मेरा हिंदी। हिंदी में मैंने व्याकरण से संज्ञा का टॉपिक उठाया है ना। संज्ञा क्या होती है? किसी प्राणी, वस्तु या भाव के स्थान का जो भाव स्थान उनका जो बोध कराता है, उस जो शब्द को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं, है ना। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है समूहवाचक संज्ञा, तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा है जातिवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है परिवार हो गया जो समूह में रहते हैं, है ना। कक्षा हो गया जो समूह में रहते हैं। सैनिक बल हो गया जो समूह में पाए जाते हैं। आप बोर्ड पर आप करो, जी। खुशी आ जाइए। Good afternoon, everyone. So today we are going to start our topic of grammar of grade 9. But before that, I want to ask you one question. What are those words known as which are used before the noun to specify them? Determinants. So this is what we are going to study today. This is our topic of today. Determinants are those words which are used before the noun to specify them. For example, if I say, my house has been renovated. So, house is the noun and my that is used before the noun that will come under determinant. Now, types of determinants. There are different types of determinants. First one is articles. You all know what are articles? How many types of articles are there? Achha, what are how many types of articles are there? A comes under article. L comes under article. Da comes under article. So how many types of articles are there? Basically, there are 2 types of articles. First one is definite, in which da comes, and second one is indefinite.
ओके, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट बोलिए। Next is economics. As we are studying economics, do you think money plays a very important role in running our economy? Yes or no? Yes. So what happened when there was no money? Which system prevailed? Have you heard about barter system? Yeah. So first, when there was no money, paper money or digital money as we are using today, there prevailed barter system in which one commodity was exchanged for other commodity. So that was the first thing, evolution of money. That is the first stage of evolution of money. Then after that, what happened? After facing some problems in the barter system, metallic money came. When the period of rulers and Britishers came, they used metallic money. But it was very hard to use it, as well as it was very hard to take gold and silver coins everywhere. So then gradually what happened? China introduced paper money. And through China, it developed in all the states, all the countries and different states. As gradually, every country started using paper money. फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा कि हमारे बच्चों ने कितने अच्छे तरीके से मॉडल, चार्ट, पोस्टर क्रिएट किया है। तो हमारे बच्चों की आज की ये टीचिंग कैसी लगी? ये तो हमारा अभी पार्ट 1 है। अभी हम पार्ट 2 में और भी बच्चों की टीचिंग आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।